नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और इस वक्त हम शुरुआत बड़ी खबर से करने वाले हैं। दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश के साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं जरा। एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की जो छत गिरी, जिस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। अब इस मामले में घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर जो बड़ा हादसा हुआ, कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। इस मामले में मौके पर अधिकारी पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री आपको दिख रहे हैं, यहां पर जो मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए। सामने दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसे के बाद मुआयना करने के लिए अधिकारियों से लेकर मंत्री तक सब पहुंचे हुए हैं। हालात का जायजा लिया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट का ये टर्मिनल 1 है और इसी टर्मिनल 1 पर बाहर की तरफ जहां कैनोपी लगी हुई थी, उसी का एक हिस्सा देखिए किस तरीके से गिरा। यहां नीचे गाड़ी भी एक इसकी चपेट में आई और इसी हादसे की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई है और 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ है ये बड़ा हादसा। घटनास्थल का जायजा लेने के लिए राममोहन नायडू पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू वो मौके पर इस समय पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीषण हादसा हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एयरपोर्ट पर इस तरीके का हादसा होगा। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये पुराना हिस्सा टर्मिनल 1 के एयरपोर्ट का जो गिरा है, यहां पर जो कैनोपीज बाहर की तरफ लगी होती हैं, उसी का एक हिस्सा अचानक से गिरा, जिसकी चपेट में नीचे जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो आई। वो डिब्बे की तरह पिचकी हुई मलबे में तब्दील हुई गाड़ियां भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ देर पहले जो मंत्री राममोहन नायडू मौके पर पहुंचे अधिकारियों के साथ जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कोशिशें तेजी से इस मलबे को हटाने की और आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर किसी तरीके की फ्लाइट्स की उड़ान में कोई दिक्कत ना आए, वो सुचारू रूप से जारी रहे, उस ओर पूरी की पूरी प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन यह हादसा हुआ क्यों? क्या आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर जो पुराना हिस्सा है वहां पर और भी इस तरीके की आशंका बनी हुई है क्या? इसको लेकर भी अब जायजा लिया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंचे मंत्री जी, साथ में उनके अधिकारियों का जत्था और वहां पर मीडिया का भी जमावड़ा। मीडिया के सामने अभी भी आप देख रहे हैं मंत्री जी मौजूद हैं और आइए जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। बात रख रहे हैं अपनी। फिर से बीच में डिस्टर्ब मत करो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। आई विल जस्ट गिव अ स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड। So today morning at 5 o'clock, a very unfortunate incident happened at Terminal 1, Delhi Airport. And like you already know, a section of the canopy, which is outside of the airport extension of the airport building, has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. And we want to express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also. And along with that, 4 people have also been injured. So we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. We have immediately sent the emergency response team, the fire safety team, and also the CISF, NDRF teams. Everyone was available at the site and they have done thorough inspection so that no other casualties are there or no other injured are there which are stuck in the collapse. So right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off and everything is being thoroughly inspected so that any other untoward incident does not happen here. And regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately
that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there'll be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any convenience as of such. Sir, GMR operates this terminal. Yes. Have you sought any clarification from them, because this structure is of 2009 and in 15 years it has collapsed? Like you have said, this structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country. Any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report, and we will see if there is a requirement for an independent body also. Any compensation for the disease? Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased, and also for the injured 3 lakhs. ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर, विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है, तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके ऊपर what is your assessment? What could be the reason behind this collapse? That has to be. I just got to know in the morning, and since then we have been. First of all, we wanted no casualties to happen, and all the injured, if any of them, then we wanted to take proper care of them. So we are following that protocol, that we look after the injured first, and also the passengers. Whoever are supposed to be traveling from here, we wanted to give them assurance and safety, and also the convenience of traveling again. So that aspect we are taking care of right now. Any technical incidents that you are referring to will all be commented T1 upon operational कब से होगा? after the report comes. T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे। तो इसलिए जब तक ये बंद है, अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे। राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ हैं, जहाँ मैंने बोला है कि बाकी जगहों पे भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे। सर, एक सीरियस कंसर्न ये है कि कोई तूफान नहीं आया था, बारिश थी, प्री मानसून बारिश थी। वही टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन कमिटी डू देयर थिंग, एंड वंस द रिपोर्ट कम्स आई विल गिव यू अ क्लैरिटी। ओके, कमेटी का हिस्सा है, कौन सी अथॉरिटीज हैं इसमें? अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा निर्णय करे, और हमारी तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो देखता है DGCA, दैट विल बी पार्ट। विल एयरपोर्ट ऑपरेटर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस लैप्सेस? लेट अस सी व्हाट द रिपोर्ट सेज। जो भी रिपोर्ट कहेगी उसके हिसाब से वो करेंगे। ठीक। पर्यटन मंत्री राममोहन नायडू को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से तफसील से इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि हादसा जो है वो सुबह 5 बजे हुआ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का T1
और उसी T1 में बाहर की तरफ जो कैनोपी बनी हुई है अचानक से वो ढह गई, जिसकी चपेट में देखिए वहां जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो आ गई। इसी हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतक के परिवार के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों को 3-3 लाख रुपए देगी सरकार। और साथ ही अभी दोपहर 2 बजे तक के लिए एकदम से जितनी उड़ानें थी यहां T1 से वो रद्द कर दी गई हैं और यहां पर फिलहाल पूरा का पूरा जो टर्मिनल 1 है उसको खाली करा लिया गया है। जांच की जाएगी, हादसा क्यों हुआ इसकी जड़ तक जाया जाएगा। ये जो हिस्सा गिरा है, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, 2009 में ये हिस्सा बना और महज 15 साल के भीतर ही आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ढह गया, ये बड़ा जांच का विषय है। भारी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। शुरुआती बयान में मंत्री की तरफ से यह कहा गया, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी तो मॉनसून आया भी नहीं है, अभी तो महज ये प्री मॉनसून शावर्स और इसी प्री मॉनसून शावर में ही बारिश हल्की में ही देखिए किस तरीके से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये T1 टर्मिनल, जिसका बाहर का जो कैनोपी वाला हिस्सा था, अचानक से वो कैनोपी का पिलर ढह गया। इस बीच आपको बता दें, प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है कि वो एयरपोर्ट जिसका हिस्सा गिरा ये भ्रष्टाचारी मॉडल है। प्रियंका गांधी एयरपोर्ट हादसे पर उनका बयान सामने आया है। मार्च में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, यह कहना है प्रियंका गांधी का। आज उसकी छत ढह गई, यह प्रियंका की तरफ से कहा जा रहा है। भ्रष्टाचारी मॉडल की कब जिम्मेदारी लेंगे? हालांकि अभी कुछ देर पहले आप मंत्री की बात भी सुन रहे थे, जिनकी तरफ से यह बताया गया, जानकारी दी गई, फैक्ट रखा गया कि ये जो हिस्सा गिरा है, ये कैनोपी वाला हिस्सा, ये 2009 में बना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के जिस हिस्से का उद्घाटन किया है वो दूसरा हिस्सा है, वहां पर यह हादसा नहीं हुआ है। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा उपाध्याय इस वक्त मौजूद है और जरा मेघा से जानते हैं कि अभी की जरा तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि वहीं आप टर्मिनल 1 पर ही मौजूद हैं। वो हिस्सा जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और जो लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है कि 2009 में ही यह हिस्सा बना था और लोहे का पिलर जंग खाया हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। मेघा, ये जो बड़ी अनियमितता और लापरवाही सामने आ रही है उसकी तस्वीर दिखाइए पहले। जी हाँ बिल्कुल रुमाना, मैं टर्मिनल 1 के ठीक बाहर मौजूद हूँ और जो हिस्सा गिरा है वो दरअसल डिपार्चर इलाके में गिरा है। मैं आपको ठीक अपने पीछे आप तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि मेरे ठीक ऊपर जो आप तस्वीर देख पाएंगे ये डिपार्चर का वो इलाका है जहाँ पर वो हिस्सा गिरा है और इसका सबूत आपके सामने जो पिलर्स लोहे के ऊंचे ऊंचे आपको नजर आएंगे, ये ऊंचे पिलर्स अब टेढ़े हो चुके हैं। आप दोनों पिलर्स जो आपको यहाँ से तस्वीर में दिखेगी वो टेढ़े पिलर्स है और उसके ठीक नीचे का जो रूफ मलबा यानी कि वो जो पिलर था वो गिरा है, जिसके नीचे कई गाड़ियां और 8 लोग घायल हुए, जिसमें एक की मौत भी हो गई। आप ठीक ऊपर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, जो कर्मचारी ऑलरेडी आईजीआई एयरपोर्ट पे काम करते हैं, जो पहले से ऊपर थे, वो और तमाम दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर नजर आएंगे। ठीक नीचे गाड़ी, जिस गाड़ी का इस्तेमाल मलबा हटाने या तमाम जरूरी चीजों के लिए किया जाता है ऐसे हादसों के वक्त, वो भी है। अब ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर जेसीबी, एम्बुलेंस और वो गाड़ियां हैं जिनका रेस्क्यू में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि अगर कोई और घायल यहाँ से निकलता है तो उनको जल्द प्रभाव से यहाँ से अस्पताल लेके जाया जाएगा। फिलहाल अपडेट के अनुसार 8 लोगों की जो हालत काफी गंभीर है, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं एक और शख्स जो गाड़ी के बगल में खड़ा था, एक इंसान जिसकी मौत हुई है, जो लोग वहाँ मौके पे मौजूद थे उनका कहना है कि वो ड्राइवर था, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठा था और तस्वीरें जो आई है गाड़ी के ठीक ऊपर मलबा गिरा है, गाड़ी का पूरा जो हिस्सा है वो चकनाचूर हो गया है। और ठीक एक बगल में जो मौजूद था, बताया जा रहा है कि उसके सर पर भी गहरी चोटें आई हैं, कंधों पे चोट आई है और उसकी हालत भी गंभीर है। घायलों को 3 लाख रुपए और जो मृतक है, फिलहाल एक मृतक है, उसको 20 लाख रुपए के मुआवजा देने की बात जो है उड्डयन मंत्री ने किया। मैं ठीक आपको जरा आगे आके एक बार तस्वीर दिखाती हूँ, मेरे कैमरा पर्सन सीके सिंह आपको तस्वीर दिखाएंगे। तो ये पिलर तो एक जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, दरअसल ऊपर जाने की जो परमिशन है डिपार्चर के पास, जो जाने के रास्ते हैं, यहाँ से 3 रास्ते हैं, 2 सीढ़ियाँ हैं, 2 लिफ्ट है और एक सीढ़ी है, स्टेयर है, लेकिन तीनों रास्तों को इस वक्त ब्लॉक किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन यूं ही सुचारू रूप से चलेगा। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए फैसला लिया जाएगा रुमाना कि ऊपर जाने के रास्तों को खोला जाए या ना जाए। एक और जानकारी, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 बिल्कुल ठीक वैसे ही सुचारू रूप से काम चल रहा है। केवल टर्मिनल 1 और यहाँ की जो तमाम फ्लाइटें हैं उनको रोका गया है, डिले किया गया है या कैंसिल किया गया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये जो पूरा नीचे का बिल्कुल, अभी मंत्री जी की तरफ से जानकारी दी गई कि 2 बजे तक जितनी यहाँ से उड़ाने, जिन्हें उड़ान भरनी थी, उन सबको फिलहाल रद्द कर दिया गया है और आगे की जो अन्य फ्लाइट्स रही होंगी उनको जाहिर सी बात है डाइवर्ट किया जा रहा है और इसी वजह से टर्मिनल 2 और
और टर्मिनल 3 की अगर बात की जाए तो वहां पर तो अब जो रश है वो और बढ़ेगा, क्योंकि टर्मिनल 1 यहां पर व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए अभी समय लगेगा, कम से कम 1-2 दिन का समय। तस्वीरें देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। देखिए, पहली बारिश में दिल्ली जो है वो पानी पानी हो गई है। जो दिल्ली के कई इलाके हैं वहां पर लबालब सड़कों पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और ये दिल्ली की संकरी गलियों की मैं बात नहीं कर रही हूं, बाकायदा जो पॉश इलाके हैं दिल्ली के, जहां वीवीआईपीज रहते हैं, उन इलाकों का भी ऐसा ही हाल नजर आ रहा है। वो इलाके भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर में तो आपको प्रोफेसर रामगोपाल यादव नजर ही आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरा पानी उनके घर के बाहर भरा हुआ है और उन्हें गोद में उठाकर जो सहायक हैं वो गाड़ी तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के घर की है। मनीष तिवारी के घर में देखिए कैसे पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। मनीष तिवारी के घर का लॉन और उसमें पानी बाकायदा खड़ा है, निकासी का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। और दूसरी तस्वीर आप प्रोफेसर रामगोपाल की देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके घर में भी इसी तरीके से पानी भर गया, लबालब पानी। और पानी ऐसा भरा कि घर के दरवाजे तक उनके पानी पहुंचा हुआ था। और देखिए कैसे जो सहायक हैं उनकी मदद से गोद में उठाकर बाकायदा उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें अब आपके सामने है। एक तरफ तो आप कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के घर की तस्वीर देख रहे हैं, उनके घर के लॉन में पानी खड़ा हुआ नजर आ रहा है, पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप सांसद रामगोपाल यादव के घर की तस्वीर देख रहे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव को बाकायदा जो सहायक हैं वो गोद में उठाकर गाड़ी तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही बीच में तस्वीर में आपको दिखा रही हूं कैसे पहली बारिश और दिल्ली पानी पानी, कमोबेश यही तस्वीर इस वक्त दिल्ली के तमाम हिस्सों से देखने के लिए मिल रही है। खैर, प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रोफेसर रामगोपाल क्या कह रहे हैं, जरा वो सुना देते हैं आपको। असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही, हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। तो जैसे ये दिल्ली की नियति बन गई है, किस्मत दिल्ली की बन गई है कि मौसम कोई भी हो दिल्ली पर मार तो पड़ना तय है। तो पानी पानी दिल्ली और दिल्ली के कोने कोने की इस वक्त यही कहानी देखने के लिए मिल रही है। पहली ही बारिश और पहली ही बारिश में दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। हालत बुरी तरह दिल्ली की खराब हो चुकी है। दिल्ली में तमाम दावों की पोल खुल चुकी है। अभी तो मानसून बाकी है, ये तो महज प्री मानसून शावर्स है, मतलब ये तो एक तरीके से मानसून की दस्तक है जो ये बारिश की फुहारें दे रही है। तो ऐसे में जरा सोचिए, जब मानसून वाली बारिश होगी, जब बादल झमाझम बरसेंगे, तो फिर दिल्ली का क्या हाल होगा। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। और इस बारिश से गर्मी से भले ही दिल्ली वालों को राहत मिल गई हो, जो कि एक बड़ी राहत है, क्योंकि इस बार आप जानते हैं किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो पारा है वो 50 डिग्री को पार कर गया। कई दशकों के रिकॉर्ड गर्मी ने दिल्ली में इस बार तोड़ दिए। लेकिन अब जब मौसम का मिजाज बदला, जब फुहारें आई, जब मौसम में थोड़ी ठंडक आई, तो फिर राहत की बजाय नए सिरे से नई परेशानी जिसमें घिरे हुए दिल्ली के लोग नजर आ रहे हैं। और अब जो समस्या है वो जल भराव वाली, जी जल भराव वाली आफत का सामना अब दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग की तस्वीर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सामने आ रही है। और वही तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर मैं आपको दिखा रही हूं। और ये जो तस्वीरें हैं, यकीनन इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। सवाल उस सिस्टम से कि क्या ये है मानसून की तैयारी, और अगर मानसून की तैयारी ऐसी है तो यकीन मान लीजिए जब बादल झमाझम बरसेंगे तो फिर सिर्फ बादल ही नहीं बरसेंगे बल्कि वो नैना भी बरसा देंगे, बेहद रुला के जाएंगे दिल्ली के लोगों को। क्योंकि अगर प्री मानसून की बारिश ही दिल्ली झेल नहीं पा रही तो बरसात जब पीक पर होगी तो मानसून अपना पूरा रंग दिखाएगा। दिल्ली वालों का क्या होगा, ये सवाल बड़ा है।
हम सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर। इस वक्त दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी आप देख रहे हैं। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं गुरुग्राम से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित कुमार और ब्रजेश तिवारी एबीपी न्यूज संवाददाता नोएडा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो दिल्ली एनसीआर से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद। सबसे पहले आपको दिल्ली अंकित गुप्ता के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से दिल्ली के कौन से इलाके में हैं आप और वहां पर किस तरीके की जलभराव की स्थिति अंकित बनी हुई नजर आ रही है। रोमाना, इस वक्त जो है दिल्ली एनसीआर के लोग जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं उसी परेशानी में मैं भी फंसा हुआ हूँ। अब से 1 घंटे पहले हमने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई थी अक्षरधाम से कि किस तरह का वहाँ जाम लगा हुआ है, क्योंकि मुझे पार्लियामेंट तक जाना था। लिहाजा मैंने उस रास्ते का जाम देखते हुए सोचा कि चलिए दूसरा रास्ता ले लेता हूँ, ITO से होता हुआ जाता हूँ, विकास मार्ग से। वहाँ पर जाम की स्थिति देखी तो सोचा चलिए गीता कॉलोनी से होता हुआ आगे बढ़ता हूँ। लेकिन हालत क्या है, पहले राजेश आप तस्वीरें दिखा दीजिए कि पिछले जो है आधे घंटे से हम एक ही जगह पर खड़े हुए हैं और देखिए गाड़ियां बंद करके लोग खड़े कर ली है क्योंकि गाड़ी चलती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये हालत है और अभी भी मैं ITO चौक पर नहीं पहुंचा हूं और अक्षरधाम से निकले हुए मुझे करीबन 1 घंटा हो चुका है। यानी कि वो जो तस्वीरें हमने दिखाई थी अक्षरधाम पे जहां जाम लगा हुआ था, मेन जो NH हाईवे है, वहां से निकले हुए मुझे करीबन 1 घंटा हो चुका और 1 घंटे बाद भी अभी मैं सिर्फ खड़ा हुआ हूं। देखिए मेरे पीछे गाड़ी चल नहीं रही है। हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रैफिक आगे बढ़ेगा। और इस वक्त जो है लुटियन दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली नहीं, पूरा जो दिल्ली NCR में ऐसे ही हालात हैं। जी बिल्कुल, रहिए मेरे साथ में लौटूंगे आपके पास। ब्रजेश तिवारी का रुख करते हैं, नोएडा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं ब्रजेश से, आप जहां पर मौजूद हैं वहां जल जमाव की क्या है तस्वीर। ब्रजेश। रोमाना, देखिए 1 घंटे हो चुके हैं। 1 घंटे से मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर जल भराव है। ये नोएडा सेक्टर 59 का इलाका है। एक तरफ से गाजियाबाद को ये नोएडा से जोड़ता है, दूसरी तरफ रिहायशी इलाका है और दूसरी तरफ जो है आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। सड़क पर अभी भी जल भराव की स्थिति है। जो नालियां हैं वो पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं। कहीं भी कोई साफ सफाई का इंतजाम नहीं है, जिससे ये दावा जो हर बार किया जाता है कि मानसून से पहले नालियों की सफाई कर ली गई है, लेकिन तस्वीरें ये बताती हैं। ये बारिश बंद हुए तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं। 1 घंटे से मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी भी निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लोग घरों से निकले हैं, जो लोग यहाँ से गुजरे उनसे हमारी बात हुई। कई लोग ऐसे थे जो दफ्तर जाने में लेट हो गए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चल रहा था उसमें भी कमी हो गई है, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं और परेशानियाँ लोगों के लिए हो रही हैं। इस वक्त भी आप देखें तो ट्रैफिक आपको दिखाई देगा, गाड़ियाँ स्लो चल रही हैं। बच बचा के लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि सबको दफ्तर भी जाना है। सबको परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर हम कहें तो कहीं से भी अधिकारियों का यहाँ पर कहीं कोई इंतजाम नहीं है जिससे ये साफ हो पाए कि लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। तस्वीर यही बताती है। ये तो देखिए बदइंतजामी की तस्वीर है, साफ तौर पर ये बदइंतजामी की तस्वीर ब्रजेश जो आप दिखा रहे हैं। नोएडा की ये तस्वीर, सड़क पर देखिए कैसे लबालब पानी भरा हुआ है। तो मतलब दिल्ली नहीं, नोएडा नहीं, गुरुग्राम की भी ऐसी ही तस्वीर मुझे नजर आ रही है। मोहित जहां पर मौजूद हैं और मोहित जहां आप खड़े हुए हैं वहां पर भी सड़क पर पानी, मतलब फर्क करना मुश्किल कि ये नोएडा की तस्वीर है, दिल्ली की तस्वीर है या गुरुग्राम की तस्वीर है। मोहित। जी बिल्कुल, गुरुग्राम में सुबह 5 बजे से बरसात हो रही है और बरसात की जो पोल है जल भराव ने खोल दी है। कुछ छोटे बच्चे हमारे साथ हैं जो इस पानी में खेल रहे थे। कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और सब सच बोलते हैं। मैं बच्चों से आपको पूछवाता हूँ कि आखिर पानी कितनी बार गुरुग्राम भरता है? क्या हर बार बारिश में ऐसे ही पानी भर जाता है? हाँ। अच्छा, तो फिर स्कूल आप कैसे जाते हैं? हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। छुट्टी हो जाती है। तो परेशानी होती है बारिश की वजह से आप लोगों को? आपके घरों में भी पानी भरता है? तो आप सुन रहे हैं इनको, ये बच्चे हैं जो कि इस पानी में खेल रहे थे, हालांकि ये नादान है, इनको ये नहीं पता कि जल भराव हुआ है तो उससे कितना नुकसान जो है पूरे इलाके को होता है। मगर इनका ये कहना है कि स्कूलों की छुट्टी तक हो जाती है। आज भी आपकी छुट्टी हो रखी है? तो आज भी छुट्टी पे हैं और ये बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि पानी जो है हर बार बरसात में भरता है और तस्वीरें खास साफ बयां कर रही हैं। हम अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सुबह से ही दिखा रहे हैं और बता दें कि गुरुग्राम के राष्ट्रीय राजमार्ग 48 नरसिंहपुर इलाके में भारी जल भराव है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 यूरो इंटरनेशनल स्कूल के पास लौटूंगी। मोहित, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए मैं ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ दर्शकों को। ये जो तस्वीर है आपको लग रहा होगा ये मैं क्या तस्वीर दिखा रही हूँ, कोई पार्क वगैरह है क्या ये जहाँ पर पानी भरा हुआ है? नहीं, ये सड़कों की तस्वीर है और ये जहाँ दिल्ली का एम्स अस्पताल है, जहां दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल है, ये उस तरफ की तस्वीर है। यहां पर अगर आप दिल्ली आए हो तो आप जानते हैं किस तरीके से सड़कों का ये जाल सा बना हुआ है
और उसी सड़कों के जाल पर जो ढलान वाला हिस्सा है वहां पानी ऐसा लबालब है कि अंदाज लगाना मुश्किल है ये ग्रीन एरिया, ये पार्क का ब्यूटिफिकेशन वाला हिस्सा है या फिर ये सड़क का हिस्सा है। देखिए किस तरीके से वो एक बस आप देख रहे हैं वो बंद पड़ी हुई है पानी में फंसने की वजह से। कुछ लोग आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये सड़क का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सड़क का हिस्सा नहीं है, ये कोई कच्चा हिस्सा है जहां पर पानी जमा हुआ है। ये हाल है दिल्ली का, ये बदइंतजामी है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारी सहयोगी मदिया इस वक्त मौजूद हैं प्रगति मैदान से। हम ब्रजेश के पास जा चुके हैं, नोएडा, गुरुग्राम जा चुके हैं मोहित के पास, दिल्ली अंकित गुप्ता के पास जा चुके हैं। अब हम मदिया के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं मदिया से प्रगति मैदान वाला इलाका जहां पर आप मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए मदिया। आतिशी जी के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, तमाम अधिकारी हमारे संपर्क में हैं और इस बार हमारी पूरा दिल्ली की जनता से वादा है, जो पिछले साल की स्थिति से हमारी स्थिति बेहतर है। जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम काम कर रहे हैं और सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर इंटर डिपार्टमेंटल हम एक पूरी आज भी हो सकती है। ये एमसीडी की मेयर हैं जिनसे इस वक्त मदिया बात कर रही है। मदिया आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? वहाँ पर पानी की जो समस्या है, वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, आने वाले समय में नहीं देखने को मिले। बिल्कुल रुमाना जी, आपकी आवाज मिल रही है। मेयर शैली ओबरॉय मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी। प्रगति मैदान इलाके में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पूछना चाहिए था आपको कि आखिरकार तैयारी क्यों नहीं की गई? अभी तो दिल्ली वाले जो है वो गर्मी और लू के थपेड़ों और जल के संकट से परेशान थे। सवाल किया गया कि आखिर दिल्ली में कहां कमी रह गई, तो उनकी तरफ से हमें जो जवाब मिला वो ये मिला कि फिलहाल कुछ जगह उनके लिए चैलेंजिंग है, सफाई की गई लेकिन अभी भी काम करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल एक बार उनसे दोबारा हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी वो दूसरे मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रही हैं। उन्होंने हमें वक्त दिया था, दोबारा एक बार उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए जिसका इंस्पेक्शन करने के लिए मेयर शैली ओबरॉय जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। आप देखिए जरा दूर से जो स्लो ट्रैफिक मूवमेंट है वहां पर जलभराव है और वहां से धीमी गति में गाड़ियां जो हैं इस तरफ आ रही हैं, चाहे दो पहिया वाहन हो या फिर बड़ी गाड़ियां हो, सब धीरे धीरे करके यहां से निकल रही हैं। ये ट्रैफिक मूवमेंट दिल्ली में लगभग सभी जगह है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, दूसरी रोड की अगर तस्वीर देखें आप तो वहां पर भी ट्रैफिक जो है थम सा गया है, रुका हुआ है, कहीं स्लो चल रहा है। ये स्थिति पूरी दिल्ली में है। सामने देखिए किस तरह से जहां ज्यादा पानी जमा है वहां से बच के गाड़ियां जो है साइड से निकलकर दूसरी तरफ जा रही हैं। तो ये स्थिति दिल्ली में जगह जगह है। अब अगर बात करें कि मेयर शैली ओबरॉय की तरफ से क्या कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि जो दिल्ली में क्रूशियल पॉइंट्स है वहां पर उन्होंने काम किया है, काम लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वो यही है। दोबारा उनसे दोबारा बात करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन फिलहाल तो वो क्रूशियल पॉइंट्स जहां पर काम किया वो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इस वक्त तो दिल्ली जलमग्न नजर आ रही है और दिल्ली का कोई एक हिस्सा नहीं है बल्कि उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम, हर तरफ दिल्ली के कोने कोने में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो पानी पानी राजधानी दिल्ली, और हर बार की तरह इस बार भी बारिश के मौसम में दिल्ली की यही कहानी देखने के लिए मिल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये चमकती हुई दिल्ली की तस्वीर पेश करती है अमूमन तस्वीरें जब यहां सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर नहीं आता। जी ये सड़कें हैं, ऐसा नहीं कि नदी के ऊपर कोई पुल बना हुआ है, ये नीचे की तरफ सड़कें हैं, लेकिन फिलहाल बारिश ने यहां इंतजाम और व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है क्योंकि नीचे की जो सड़क है वो इस वक्त किसी नदी से कम नजर नहीं आ रही। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई नजर आ रही हैं। और ये इलाका कौन सा है? दिल्ली का वो इलाका जहां दिल्ली में एम्स अस्पताल बना हुआ है, यहीं नजदीक में सफदरजंग अस्पताल है। चंद किलोमीटर के दायरे में यहां पर कई 5 स्टार होटल से लेकर बड़े बड़े सरकारी दफ्तर तक हैं, बड़े बड़े सरकारी अफसरों की मकान भी हैं, रिहाइश भी है, सरकारी आवास भी हैं। और कुल मिलाकर ये वो हिस्सा है जो दक्षिणी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली को जोड़ता है। यहाँ पर जो सेंट्रल दिल्ली है उससे भी सड़क आकर मिलती है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से ये ऐसा व्यस्ततम इलाका है दिल्ली का, और यहाँ चौड़ी सड़कें हैं, चमचमाती सड़कें हैं, लेकिन फिलहाल बदइंतजामी ऐसी है कि वो सड़कें कहीं नजर नहीं आ रही हैं और सड़कों की जगह ऐसा लग रहा है जैसे नदियां हैं और नदियों के ऊपर पुल बना हुआ है, जबकि ये अंडरपास, ओवर ब्रिजेस, ये वो तस्वीर जो आम दिनों में दिल्ली वालों को फख्र महसूस कराती है कि ये है हमारी दिल्ली। लेकिन वही तस्वीर बारिश के इस मौसम में दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ा रही है और यकीनन क्योंकि राजधानी दिल्ली की तस्वीर है तो देश को शर्मसार कर रही है। यह है हमारी दिल्ली, डूबती हुई दिल्ली, और हर मौसम की मार सहने के लिए मजबूर दिल्ली। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम था तो दिल्ली प्यासी थी, बारिश का मौसम आ गया है
तो दिल्ली डूब रही है। अब आपको डूबती हुई दिल्ली, तैरती हुई दिल्ली यही नजर आएगी। और उसके बाद जब फिर से मौसम करवट लेगा और सर्दी का मौसम होगा तो फिर यही दिल्ली होगी और यहां पर प्रदूषण का स्तर ऐसा होगा कि आपका, हमारा दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों का दम घुट रहा होगा यहां दिल्ली एनसीआर में। तो ऐसे में क्यों ना कहा जाए कि यह बदइंतजामी की मिसाल पेश करती हुई तस्वीर है और साल दर साल ऐसी ही तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि यह सिस्टम जागता क्यों नहीं। डूबी डूबी दिल्ली सिस्टम की पोल खोलती ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, झमाझम बारिश ने दिल्ली में एक बार फिर जितने दावे किए जाते हैं उन तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली के वर्ल्ड क्लास IGR एयरपोर्ट पर आज सुबह 5 बजे तड़के एक बड़ा हादसा भी हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 का हिस्सा, जहां एक कैनोपी और उसकी छत का हिस्सा नीचे गिरा, कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह जो हादसा हुआ है, जो छत का हिस्सा आकर नीचे गिरा, उसमें एक शख्स की मौत हो गई है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरी है। इस हादसे में घायल एक शख्स की मौत हो गई है। एयरपोर्ट पर हादसे के बाद जो उड़ानें हैं, जाहिर सी बात है उन पर असर पड़ा है। फिलहाल टर्मिनल 1 दोपहर 2 बजे तक यहां से जितनी उड़ानें थी उन सबको तो रद्द ही कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें, सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा और जो घायल हैं उनके परिवारों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में आज सुबह जो हादसा हुआ उसके बाद तमाम फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। वो यात्री जिनकी फ्लाइटें थी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट जो यहाँ से तकरीबन 8:45-9 बजे के आसपास जिसको उड़ान भरनी थी, जिसके पैसेंजर्स ऑलरेडी अंदर जा चुके थे, इस पैसेंजर्स की सुविधा को देखते हुए ताकि उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, केवल स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट जो कि दिल्ली से धर्मशाला के लिए 9 बजे के आसपास उड़ी है। बाकी मैं दूसरे फ्लाइटों की बात करूँ तो तमाम फ्लाइटें कैंसिल हुई और उनके पैसेंजर्स जो ऑलरेडी अंदर थे उनको भी बाहर निकाला गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्पाइस जेट के जो कैप्टन है वो मौजूद हैं, क्योंकि इकलौती फ्लाइट स्पाइस जेट की उड़ी है। सबसे पहले तो स्पाइस जेट की इकलौती फ्लाइट क्यों उड़ी? बाकी फ्लाइट्स को जब कैंसिल किया गया तो स्पाइस जेट ने कैंसिल क्यों नहीं किया? अंडरस्टैंड दिस, जब ये कोई ऐसी कैटास्ट्रोफी होती है तो ये किसी के हाथ में नहीं होती और ये एयरपोर्ट की कैटास्ट्रोफी है, लेकिन एक मॉरल ड्यूटी होती है जो सिखाई जाती है। तो हमारी एयरलाइंस में पैसेंजर को एज अ फैमिली लिया जाता है, पैसेंजर की प्रायोरिटी होती है। तो हर जगह भगदड़ होती है, पैनिक हो जाता है, बट हमारी एयरलाइंस में अगर आप नोटिस करो जितना स्टाफ है हर कोई पैसेंजर को कंसर्ट कर रहा था, उनके साथ था, कोई पानी पिला रहा था, कोई इनको काम डाउन कर रहा था, पैनिक को कंट्रोल कर रहा था। जितने हमारे स्टाफ की शिफ्ट भी ओवर हो गई थी वो भी वहाँ पे खड़े होकर देख रहा था कि हमारे पैसेंजर सेफ हैं, चाहे हमारे या किसी के भी हो, पैसेंजर सेफ हैं। इस करते 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 एक मॉरल ड्यूटी है। स्पाइस जेट फैमिली में एक चीज़ सिखाई जाती है कि पैसेंजर्स फर्स्ट, वही फिर चाहे जिसका भी हो। उसकी वजह से ये थोड़ा सा आउट ऑफ वे जो हमें ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाना चाहिए, जो मॉरल साइंसेस में लिखा है और कहीं नहीं लिखा, अपने फ़र्ज़ को, एक ह्यूमैनिटेरियन फ़र्ज़ को अदा करने के लिए हमारे स्टाफ ने कहा कि कोई बात नहीं, ये एक पैनिक है, ये इंडिया की सिचुएशन है, जो भी है, लेट्स जस्ट बी हियर फॉर आवर पीपल। इसको करते हुए दे रियलाइज्ड कि अगर हम अभी कुछ करेंगे तो इससे थोड़ा सा शायद इंप्रूवमेंट हो जाए, 1% सेफ्टी के लिए हम ऐड कर सकें। तो इसलिए वी वर जस्ट ट्राइंग एंड हमारे कल्चर में है, स्पाइस जेट के कल्चर में। तो इकलौती फ्लाइट जो अंदर से उड़ान भरी हादसे के बाद वो स्पाइस जेट की थी, am I right? ये तो एयरपोर्ट के सोर्सेज हैं, वो आपको बता सकेंगे, बट यस जो फ्लाइट सुबह थी जो बोर्ड हो चुकी थी उसको क्यों रुकना। सो देयर इज अ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। नीट को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आ गया है। नीट को लेकर राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले सदन में नीट के मुद्दे पर चर्चा हो। नीट पर चर्चा चाहते हैं राहुल गांधी और सदन में पहले नीट पर चर्चा हो। छात्र परेशान हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी ने क्या कहा है। हाँ नहीं, इसको थोड़ा पीछे कर दोगे प्लीज। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए
रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए, हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है, तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले। घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा था। सर, परीक्षा स्थगित करने के थैंक यू जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।